क्या हाल चाल है? ठीक है। आज 5वां दिन है होमवर्क सीरीज का। कौन चीज का 5वां दिन है? होमवर्क सीरीज का। 5 दिन में पहले से आप बेटर अनुभव किए होंगे ना? नहीं किए तो आगे और भी आप बेटर अनुभव कीजिएगा, ठीक है? तो आगे और भी आप बेटर अनुभव कीजिएगा, ठीक है? आ जाइए, हम लोग आज के होमवर्क सीरीज की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है बीता हुआ कल, कट ऑफ 91 गया, 91 जनरल का 91। क्वेश्चन आसान था, फिर भी कट ऑफ 91 ही गया। सब बोल रहा था क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, क्या पूछ दिया है, नहीं पूछ दिया है। क्वेश्चन आसान था तो कट ऑफ जाना चाहिए था 114, 15, 120, 25, 30। तो ठीक ही है। और 70वीं बीपीएससी को लेकर भी होमवर्क सीरीज चला था। उस होमवर्क सीरीज में से बहुत सारे लड़का लड़की का रिजल्ट हुआ है। पीटी को लेकर के होमवर्क सीरीज चलाए थे, उसी प्रकार से मेंस को लेकर जो है एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं 70वीं बीपीएससी को लेकर, जिसको लेकर चर्चा कल करेंगे। टेलीग्राम पर मैसेज दे देंगे जिनका भी हुआ है। आप आकर के जो है क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आकर के आप जान सकते हैं जिनका भी रिजल्ट हुआ है। और इसके बाद 71वीं बीपीएससी के लिए प्री कम मेंस कम इंटरव्यू बैच, मतलब 71वीं बीपीएससी के लिए फुल लेंथ बैच, फुल लेंथ फाउंडेशन बैच 7 फरवरी से आ रहा है। 7 फरवरी 2025, 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। बैच सामान्य तौर पर हम शुक्रवार को ही शुरू करते हैं। तो सरस्वती पूजा के जस्ट बाद जो है बीपीएससी का बैच आ रहा है 71वीं का। और आपका जो टेस्ट है, आपका जो होमवर्क सीरीज है, आशा करते हैं अच्छा चल रहा होगा। 5 दिन में 3 दिन तो हम ही हैं, तो अच्छा चलना चाहिए। और तो कुछ है नहीं। इसके बाद जो है आपका अगला टेस्ट सोमवार को होगा, और इस रविवार को टेस्ट नहीं है, अगले रविवार को टेस्ट होगा, ठीक है? मतलब जो फुल लेंथ टेस्ट है पिछले रविवार को हुआ था, लेकिन इस रविवार को नहीं है। फिलहाल अभी 15 दिन पर चलेगा, थोड़ा दिन बाद प्रति एक सप्ताह चलेगा, थोड़ा दिन बाद प्रति एक सप्ताह चलेगा। अभी 15 दिन पर ही चलेगा। लेकिन रविवार को 26 जनवरी है। हाँ, रविवार को 26 जनवरी है, तो जिलेबी खिलाने का विचार किए हैं। तो आप सब लोग अपने बैच के ही समय में आ जाइएगा और यहीं आ जाइएगा। अपने बैच के समय में, मतलब 3 बजे से आप यहीं आ जाइएगा, ठीक है? और अपना अपना कार्ड उड लेकर आइएगा। मतलब जैसे क्लास में एंट्री मिलता है वैसे ही, मतलब आपको ये सोचना है कि हमको क्लास से जाना है। देखिए, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि भीड़ बहुत हो जाता है। पटना में विद्यार्थी का क्या हालात है जानते हैं? देखिए, पटना में विद्यार्थी का ये हालात है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। कहीं पर भी कुछ भी, हलवा समझते हैं? हलवा का एक टुकड़ा अगर बचता है ना, वहां पर लंबा लाइन लग जाता है। तो खैर ठीक है, इतने अच्छे लोग हैं आप लोग। खरीद के नहीं खाना है जिलेबी, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। हम काहे बनवा रहे हैं जब खरीदे करके खाना है? तो बहुत पैसा हो गया, पैसा दे देना हमको, तुम बहुत पैसा हो गया है। हाँ, आइए ना, सब चीज अब ये बता देंगे। कुछ नहीं लेकर के आना है, सबको बैठा करके जिलेबी खिलाएंगे, बैठा करके जिलेबी खिलाएंगे सबको, ठीक है? अरे आइए ना महाराज, पहले
एडमिशन दोनों में है ना? हाँ, तब दोनों में आइए ना, का दिक्कत है? एडमिशन होना चाहिए। हमको क्या पैसा दीजिए, एडमिशन लीजिए, उसी पैसा का हम जिलेबी खिलाएंगे। अपना बाप के घर से थोड़े खिलाएंगे। हमारे बाप तो ऐसा नहीं कि हमको कोचिंग खोलने के लिए पैसा दिया था, हाँ जिलेबी खिलाने के लिए पैसा देंगे। आइए अब आइए क्वेश्चन पे। मतलब वही पिताजी कहते तो बहुत बढ़िया। कभी कभी जो है ना सम्मान नहीं भी देना चाहिए, ज्यादा सम्मान देने पर गड़बड़ हो जाता है, समझे? तो संतुलन बैठा करके रखने के लिए जो है ना, आजकल आईटीएन बाबा को थोड़ा ज्यादा सुन लिए। आइए अब क्वेश्चन पे। अब हो गया, क्लास का सूचना दे ही दिए हैं, टेस्ट का सूचना दे ही दिए हैं, जिलेबी का निमंत्रण दे ही दिए। उसके बाद जो है और क्या है, और बीपीएससी मेंस को लेकर के बोल ही दिए हैं। पढ़िए पहले, अभी आगे में जो है उसको लेकर के बात कीजिए। आइए अब आइए, नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? देखिए, जलवायु परिवर्तन, जैसे आप हैं, आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगा। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या होता है, लेकिन हर किसी का समस्या अलग अलग होता है। उसी प्रकार से वैश्विक समस्या, मतलब विश्व की समस्या, विश्व की अनेकों समस्या है, उसमें एक जलवायु परिवर्तन भी है। और जो वैश्विक समस्या जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें वर्ष 2024 में, नवंबर 2024, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन COP29 नाम से हुआ है। और यह आयोजन अजरबैजान के बाकू में हुआ है। अजरबैजान के बाकू में, अजरबैजान के बाकू। अजरबैजान देश का नाम है। अजरबैजान नामक देश के बाकू नामक शहर में नवंबर 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। COP28 का आयोजन कहां हुआ है? COP28 का आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हुआ है। और COP30 का आयोजन कहां किया जाएगा? किया गया नहीं, किया जाएगा, ब्राजील में। कहां किया जाएगा? ब्राजील। कहां किया जाएगा? ब्राजील में। ब्राजील में मतलब कहां हुआ है, कहां आगे होगा, उससे पहले कहां हुआ है, यही सब तो पूछा जाता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया? एशिया महादेश में। एशिया महादेश में। वर्ष 2024 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? 700 मीट्रिक टन 2040 तक। सॉरी तक, हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी हाँ 2040 तक टाइपिंग मिस्टेक है। 700। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या गारंटी गोल, तो SDG सतत विकास लक्ष्य भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जो सतत विकास लक्ष्य नामक सूचकांक है, यह भारत में नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और जो नीति आयोग है यह 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ है। उससे पहले नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन हुआ है, जो SDG इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य जो है आपको जारी करता है। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। SDG में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? 17। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? केरल। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। देखिए, भारत ये सब काम क्यों करता है जानते हैं? मान लिया किसी दूसरे देश में भूकंप आया, तो भारत ये सब बचाव कार्य क्यों करता है पता है? भारत इसलिए ये सब बचाव कार्य करता है क्योंकि भारत की विदेश नीति
शांति और समृद्धि वाला है, शांति और समृद्धि वाला है, और भारत वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है। वसुदेव कुटुंबकम का सीधा सा अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है। तो भारत इन नीतियों में विश्वास करता है, इसी वजह से किसी भी देश में भूकंप है या जो भी हो, भारत मदद जरूर करता है। भारत की जितनी क्षमता है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग भारत मदद जरूर करता है। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? ऑपरेशन अमानत का संबंध है आरपीएफ से। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। देखिए कि ऑपरेशन अमानत क्या है जानते हैं? आप जानते होंगे। देखिए जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, कोई सामान गुम हो जाता है, खो जाता है, तो रेलवे पुलिस का यह कार्य है कि वह आपके सामान को खोज करके आपको प्रदान करे, आपको फिर से वो सामान दे, खोज करके। यही ऑपरेशन अमानत है, और ये अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। कुछ लोगों का जो सामान चोरी होता है वो तो मिल जाता है, लेकिन अधिकतर केस में ना ही मिलता है, लेकिन कुछ केस में मिल भी जाता है। पहल तो अच्छी है, लेकिन जो लोग हैं जिस काम के लिए वेतन लेते हैं वो काम सही से नहीं करते हैं। अगर वो सही से काम करे तो ये सब चीज जो है अच्छे से लागू होगा, तो फिर चोरी वाली समस्या ही दूर हो जाएगी। मतलब चोर है, चोरी कर रहा है, उससे फिर पुलिस लेकर के दे रहा है। किसी चोर से बार बार सामान ले लिया जा रहा है, तो चोर को लगेगा कि अब लगता है हम बेरोजगार हो गए, फिर दूसरा रास्ता अपना अपनाएगा। समझ गए? तो बहुत अच्छी पहल है ये। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन देश के लिए चलाया गया था। देखिए हुआ क्या था जानते हैं? रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन में भारत के लोग थे, भारतीय छात्र थे। विशेष तौर पर वैसे भारतीय छात्र जो यूक्रेन में थे, उन्हें यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो कुछ भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उन्हें यूक्रेन से भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है, उसी को ऑपरेशन गंगा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की 60वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 68वीं है, टाइपिस्टो जो है ना, 68वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन? एंटोनियो गुटेरस। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है। विश्व में जितने भी राजनीतिक संगठन है, उन सभी राजनीतिक संगठनों में अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यह संगठन 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ है, और इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहे, एक देश दूसरे देश के साथ जो है युद्ध ना करे, वैश्विक युद्ध ना हो, इसी वजह से जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। लेकिन अब पहले की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ज्यादा प्रासंगिक होता तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होता, इजराइल और हमास के बीच युद्ध नहीं होता। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता अब खत्म हो गई है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर आप देखेंगे, वो अब दिवस घोषित करता है, फलना तिथि को फलना दिवस मनाइए, चिल्ला तिथि को चिल्ला दिवस मनाइए। बस इतना तक ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता अब रह गई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर सबसे ज्यादा दबदबा देखिएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा दबदबा अभी भी अमेरिका का बना हुआ है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है वो अमेरिका का लगा हुआ है। इसी वजह से जो है अमेरिका का सबसे ज्यादा दबदबा बना हुआ है। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान। जिमेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच है? देखिए जे से जापान, आई से इंडिया। भारत और जापान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिमेक्स। भारत और जापान नाम से ही स्पष्ट है, भारत और जापान। जिमेक्स नौसेना अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया? इसका आयोजन प्रशांत महासागर में हुआ था। प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? सऊदी अरब में किया गया है, सऊदी अरब।
शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? दुबई। दुबई, दुबई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने देश शामिल है? 21 देश शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। अल अक्सा मस्जिद कहां अवस्थित है? अल अक्सा मस्जिद इजराइल के जेरूसलम में है। इजराइल देश में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहां है? नीदरलैंड के द हेग में है। नीदरलैंड के द हेग में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई है वर्ष 1967 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। जानते हैं ये जो संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इस संगठन का काम है आईआईटीएन बाबा जैसे लोगों को खोजना, मतलब जो तर्क के साथ बात करे, तार्किक बात करे। देखिए आईटीएन बाबा जो भी बोलता है ना उसके पीछे तर्क देता है, लेकिन आईटीएन बाबा से भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके सोचिएगा तो कुछ बात उसका लगेगा कि नहीं गड़बड़ है, समझिएगा। सब बात तो उसका सही ना है, कुछ बात गड़बड़, कुछ बात सही भी है, कुछ बात गड़बड़ भी है। तो मतलब एक प्रकार से कहिए तो जो बौद्धिक संपदा संगठन है, बौद्धिक लोगों के जरिए इनोवेटिव वाला काम करना, नवाचार वाला, नए नए चीजों को खोजना, नया नया चीज का आविष्कार करना इस संगठन का काम है। सब में भारत का मानचित्र लगा दिया। झारखंडी तुमको कुछ नहीं समझ में आता है। बाबा तुम भेज दे आईटीएन बाबा के पास। आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखिए आसियान, ASEAN, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। एशिया महादेश के दक्षिण पूर्व में जो देश है, अगर आप विश्व के मानचित्र पर आएंगे, जो कि यहां पर नहीं लगाया होगा ये, अगर आप विश्व के मानचित्र पर आइएगा तो एशिया महादेश के दक्षिण पूर्व में जो देश है, एशिया महादेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार मिलेगा, मलेशिया मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, ये सब देश मिलेगा, कंबोडिया, लाओस, हाँ ये सब देश मिलेगा। तो एशिया महादेश के दक्षिण पूर्व में जो एशियाई देश है, उन देशों के बीच आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग हेतु इस संगठन की स्थापना वर्ष 1967 ईस्वी में हुई है। और इस संगठन में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 11 सदस्य है। उसी में ब्रुनेई हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब देश जो है आपको है। तो 11 है। शांत रहिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? देखिए पहली बार सुनिएगा, पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया कि विधानसभा के सीटों में परिवर्तन 2001 ईस्वी तक के लिए नहीं होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि 2001 ईस्वी तक जो है विधानसभा और लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे चलकर 42 गुना 2 कीजिएगा तो 42 गुना हो जाता है 84। तो फिर आगे चलकर 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत यह प्रावधान किया गया कि 2026 ईस्वी तक विधानसभा और लोकसभा में सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन 2001। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? संघ की कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 में। और कार्यपालिका के अंतर्गत अगर देखा जाए, कार्यपालिका, 2 शब्द कार्य प्लस पालिका से बना है। कार्य का मतलब काम, पालिका का मतलब पालन करवाना।
कार्य का पालन करवाना, जो काम का पालन करवाता है वही कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। जैसे मोदी जी काम का पालन करवाते हैं, मोदी जी कहते हैं 500,000 का नोट बंद तो बंद, मोदी जी कहते हैं लॉकडाउन तो लॉकडाउन, समझ गए। तो कार्यपालिका की अगर आप बात करेंगे तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है। ये सब जो है आपको कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। फिर महान्यायवादी की अगर हम लोग बात करें तो महान्यायवादी भी जो है आपको कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? कोयला मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। पैरा खिलाड़ी अबनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? कौन चीज है? शूटिंग से है, शूटिंग से है, पैरा शूटिंग। पैरा खिलाड़ी समझते हैं जी? है, समझते होंगे आप लोग। देखिए, एगो होता है, एगो खिलाड़ी वैसन होता है जिसका हाथ गोर सब एकदम मस्त है, पूरी तरीका से स्वस्थ है। लेकिन एक वैसे खिलाड़ी होते हैं जो दिव्यांग है। विकलांग शब्द अब नहीं बोलना है, दिव्यांग, दिव्यांग है। मतलब मान लिया जाए कि जो है उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, एक आंख से अंधा है, समझ गए। तो ये सब अगर है तो वही पैरा खिलाड़ी कहलाता है। पैरा ओलंपिक भी होता है। तो पैरा खिलाड़ी जो अबनी लेख रहा है, इनका संबंध पैरा शूटिंग से है। 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। देखिए, जैसे आज भारत में 28 राज्य है, वैसे ही अगर 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जाइएगा, मतलब 600 ईस्वी पूर्व में जाइएगा, तो 600 ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। 600 ईस्वी पूर्व में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में अगर देखा जाए तो भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। और 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी हमें बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बोध ग्रंथ महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बोध ग्रंथ महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये तीनों ऐसे साहित्य है जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि 600 ईस्वी पूर्व में यानी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। भारत में जो 16 महाजनपद हुआ करता था, 16 महाजनपद मतलब 16 राज्य हुआ करता था। जैसे मगध हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया, काशी हो गया, सुरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, ये सब 16 महाजनपदों में शामिल हुआ करते थे। और उन सभी 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद उत्तर भारत में था, सिर्फ एक महाजनपद दक्षिण भारत में था। और जो सिर्फ एक महाजनपद दक्षिण भारत में था वह था असमक, असमक, असमक महाजनपद दक्षिण भारत में था, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में असमक महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी, वही दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था। आंसर हो जाएगा असमक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध है जो कि 1914 से 1918 के बीच चला है, और इसका जो तत्कालिक कारण रहा है ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सेराजेवो में हत्याकांड, यानी सेराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सेराजेवो में जो हत्या हुआ है, जिसे इतिहास में सेराजेवो हत्याकांड कहा जाता है, यही घटना प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। आगे चल करके यह विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ। ऐसे तो कई संधियों के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई है, लेकिन उन सभी संधियों में सबसे महत्वपूर्ण संधि वर्साई की संधि है, जिसके तहत इस महायुद्ध की समाप्ति हुई मानी जाती है। और यह जो विश्व युद्ध था, इस विश्व युद्ध में पूरा का पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धूरी राष्ट्र। और इस विश्व युद्ध में भारत भी शामिल हुआ था, और इस विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन की तरफ से शामिल हुआ था, भारत ब्रिटेन की तरफ से शामिल हुआ था। और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र का सदस्य देश था, तो भारत मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हुआ था। और इस विश्व युद्ध में ही महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं से यह आग्रह किया था कि आप ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के इस विश्व युद्ध में मदद कीजिए, जिस वजह से महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और यह भी एक रीजन है कि जिस वजह से महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा केसर हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? इसको विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन, विस्थापन। मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? ओभा, ओभा। एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था? देखिए, एलपीजी
एल का मतलब लिबराइजेशन, हाँ गलती हो सकता है। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब इसका हिंदी होता है उदारवादी, उदारीकरण, हाँ उदारीकरण, उदारीकरण कह सकते हैं, हाँ ठीक है। निजीकरण और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। देखिए इसका जो मूल कंसेप्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था को उदारवादी बनाना है, भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना है, निजीकरण करना है और वैश्वीकरण करना है। यानी भारत की आर्थिक क्रियाकलाप को वैश्विक जगत से जोड़ना है। फिर भारत में जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जो उद्योग धंधा है, जो संगठन है, जो सरकारी संगठन है, उसका निजीकरण करना, उसका प्राइवेटाइजेशन करना है। जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मतलब रेलवे सरकारी, रेलवे के भीतर जो है सरकारी कर्मचारी होते हैं। अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो फिर सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे बल्कि प्राइवेट लोग जो है काम करेंगे। सरकारी कर्मचारी थोड़ा कोढ़ी होता है, आलसी होता है, समझ गए, आलसी होता है। इसके बाद उदारीकरण, जैसे मान लिया जाए कि भारत, आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब अंग्रेज आया था तो अंग्रेज भारत व्यापार करने के लिए आया, लेकिन व्यापार करते करते ही अंग्रेज भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापित कर लिया और फिर भारत में शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया था। तो लंबे संघर्ष के बाद उस अंग्रेज से हमें आजादी मिली। तो आजादी के बाद जो है, अब भारत व्यापारिक क्षेत्र में, भारत जो किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता था उसके साथ बहुत सारा शर्त लगा देता था कि इस शर्त को फुलफिल कीजिएगा तब आप भारत में व्यापार कीजिए, जिस वजह से भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। तो 1990 के दशक में देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का ही ये कंसेप्ट था। और जब उदारीकरण की नीति अपनाई गई तो जो शर्त सब था, विश्व के कोई देश जो भारत के साथ व्यापार करना चाहता था, जो शर्त सब था उसमें काफी ढील दी गई, मतलब उसमें काफी जो है कटौती की गई ताकि विश्व के कोई भी देश भारत के साथ आकर के व्यापार कर सके। तो यही है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। और यह नीति अगर देखा जाए, यह मॉडल अगर देखा जाए तो यह मॉडल 1990 के दशक में आया है, 1991 में आया है, 1991 में आया है। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 1996। और जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे तो इस समय देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। और मनमोहन सिंह का ही ये कंसेप्ट था एलपीजी मॉडल। मनमोहन सिंह का ये कंसेप्ट था एलपीजी मॉडल। प्रधानमंत्री पूछा है पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम नेता हुए जो भारत के प्रधानमंत्री बने। दक्षिण भारत के प्रथम नेता हुए जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, समझ गए। पट्टचित्र एक प्रकार की चित्रकला है। इसका संबंध किस राज्य से है? ओडिशा राज्य से है। मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार है? मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के 3 आधार है। कितने आधार है? 3। यानी जब मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है ना, 3 चीजों को देखा जाता है। एक, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है जानते हैं? मतलब लोगों का औसत जीवन काल कितना वर्ष है। फिर आपको शिक्षा, और फिर प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी विश्व में जो सैकड़ों देश है उन देशों के आलोक में मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। और जब यह सूचकांक प्रकाशित किया जाता है तो सभी देशों का जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। जिस देश का ये तीनों सबसे बेहतरीन होता है वो टॉप पे होता है, जिस देश का कम होता है वो नीचे से टॉप पर होता है। खैर भारत की मानव विकास सूचकांक में बहुत अच्छा रैंक न है। लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? वर्ष 1917 में रूसी क्रांति हुई है और रूसी क्रांति के दौरान ही लाल सेना और चेका सेना का गठन हुआ था। तो इसका संबंध अगर देखा जाए तो इसका संबंध रूसी क्रांति 1917 से है। रूसी क्रांति 1917 से है। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्ता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई है? सरकारिया आयोग द्वारा की गई है। सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, जो सरकारिया आयोग है इसका गठन 1983 में हुआ है। यह आयोग अपना रिपोर्ट 1987 में दिया है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अगर देखा जाए तो फाइनल रिपोर्ट यह आयोग 1988 में दिया है। इस आयोग में
टोटल 3 सदस्य हुआ करते थे। इस आयोग में जो टोटल 3 सदस्य हुआ करते थे उसमें एक थे RS सरकारिया, दूसरे थे SR सेन और तीसरे कौन थे? वी शिवरामन। और जो सरकारिया आयोग है, यह आयोग 200 से अधिक प्रकार की सिफारिश किया था, लेकिन सरकारिया आयोग की हर सिफारिश लागू नहीं की गई, परंतु सरकारिया आयोग की कुछ सिफारिश निश्चित तौर पर लागू की गई है। जैसे सरकारिया आयोग ने ही यह सिफारिश किया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, और सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी हुआ है। तो इसका आंसर सरकारिया आयोग होगा। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो निजता का अधिकार है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 21। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, और भारत के संविधान की जो आलोचना की जाती है, इस आधार पर भारत के संविधान की आलोचना की जाती है कि भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं, और इसलिए भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, और इस आधार पर संविधान की आलोचना होती है। तो अब अलग अलग प्रावधान जो अलग अलग देश से लिए गए हैं, उसमें हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। तो राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। ये प्रावधान हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ये प्रावधान अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड के संविधान से सिर्फ यही प्रावधान नहीं लिया गया है, बल्कि और भी कुछ प्रावधान है जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिसमें एक प्रमुख प्रावधान है क्या? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। वहीं आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्पेन के संविधान से लिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है राजस्थान, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है अपना बिहार। महिला में राजस्थान, पुरुष में बिहार। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? देखिए, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। और राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। संविधान का अतिक्रमण शब्द परिभाषित नहीं है संविधान में, लेकिन यह माना जाता है कि भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान संविधान को प्राप्त है, और अगर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों को नहीं मानता है तब यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, और फिर उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उन्हें पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के सदनों द्वारा चलाया जाता है। संसद के सदनों द्वारा। संसद में 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया दोनों में से कोई भी सदन चला सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा भी पहले कर सकता है या राज्यसभा भी पहले कर सकता है, जिसका मन है वो कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा करेगा और यह भी जरूरी नहीं है कि राज्यसभा करेगा, बल्कि दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। अब लेकिन शर्त यह है कि जो भी सदन महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत करेगा उसको सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होगा। 14 दिन पहले सूचना देकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया दोनों में से कोई भी सदन चला सकता है। और महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, उसके अलावा कोई भाग नहीं लेता है। महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे मनोनीत सदस्य हो चाहे निर्वाचित सदस्य हो, सब कोई भाग लेता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखें कि जो
लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है। यही रीजन है कि राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा अगर देखा जाए, यहां पर क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक बात बताते हैं, डेली टेस्ट में भी ये बात बताए हैं, आपको बता देते। देखिए बिहार एसआई का एगो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए चुनाव सुधार से संबंधित कौन कौन समिति है? जैसे चुनाव सुधार से संबंधित समिति है तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सब है। तनख्वाह समिति, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है फिर आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है कौन कौन समिति? तो पंचायती राज व्यवस्था से अगर देखा जाए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तुंगन समिति, जीबी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति। फिर केंद्र राज्य संबंध से कौन कौन समिति संबंधित है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, सरकारिया आयोग हो गया, राजमन्नार समिति हो गया, पुंछी आयोग हो गया। यानी पंचायती राज से संबंधित समिति कौन है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति कौन है, चुनाव सुधार से संबंधित समिति कौन है। पॉलिटी के संदर्भ में ये बात आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। आप बिहार एसआई का क्वेश्चन पलट करके देखिए, हर वर्ष या तो कभी पंचायती राज पूछा है, या कभी चुनाव सुधार पूछा है, या कभी केंद्र राज्य संबंध पूछा है। जब यहाँ से प्रश्न आ रहा है तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? इसको एक जगह लिख करके हम लोग याद करके रख लें, समझ गए? यही हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो यह हम सलाह दिए हैं, ये आप कर लीजिएगा तो एग्जाम में एक क्वेश्चन का आप मालिक हो जाइएगा, समझ गए? एग्जाम में, बिहार एसआई एग्जाम में इसके करने पर एक क्वेश्चन का मालिक, दिवस के करने पर भी एक क्वेश्चन का मालिक हो जाइएगा। ये दो तो फिक्स है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया? देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा अगर देखा जाए तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिए गए हैं। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर, एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर, एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर, समझ गए? और जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। संशोधन 1992 में हुआ, लेकिन यह 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993। और इसी वजह से 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर ना, भागलपुर। विशिष्टता द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया है? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। युविका, युवा विकास कार्यक्रम की संस्था द्वारा चलाया गया है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका गठन हुआ है 1969। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण, वी नारायण। बोले तो वही हैं। पलासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर हुआ है? देखिए पलासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिला में है और भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर हुआ है, भागीरथी नदी के तट पर हुआ है। यह युद्ध कब हुआ है हो? अरे 1757 तो हम भी जानते हैं। डेट पूछ रहे हैं हम। 23 जुलाई, 23 अक्टूबर, 23 जून, 23 जून 1700। सुनिए, देखिए एक हुआ है ब्लैक होल की घटना, जानते हैं? ब्लैक होल की घटना हुई है 20 जून 1756। अब ब्लैक होल की घटना क्यों हुई है जानते हैं? देखिए हुआ क्या था, सुनिए। हुआ ये था कि जब बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां हुआ करते थे, अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब के पद पड़े हैं 1740 से 1756। अलीवर्दी खां के समय अंग्रेज बंगाल का किलाबंदी करना शुरू कर दिया, लेकिन अलीवर्दी खां की सैन्य व्यवस्था काफी मजबूत थी। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को यह कहा, आप व्यापारी हैं, आप किलाबंदी मत कीजिए, आपको किस बात का डर है? अगर आपको डर है तो हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपके लिए हैं। अलीवर्दी खान की ताकत को अंग्रेज भी जानता था, जिस वजह से
अलीवर्दी खां के कहने पर अंग्रेजों ने कलकत्ता का किलाबंदी करना बंद कर दिया। लेकिन अलीवर्दी खां का जब 1756 में निधन हो गया तो बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना तो सिराजुद्दौला के समय फिर से अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला को पता चला, सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ कलकत्ता गया और अंग्रेजों को किलाबंदी करने से रोक दिया। और उस अभियान के क्रम में ही सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कालकोठरी में बंद किया और जब अगली सुबह खोला तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित था। उस 23 में एक हॉलबेल भी था। हॉलबेल ने ही ब्लैक हॉल त्रासदी का वर्णन दिया है और यह जो ब्लैक हॉल त्रासदी है यही प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। प्लासी के युद्ध का जो तत्कालिक कारण है वह ब्लैक हॉल की घटना है। और आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि ब्लैक हॉल नामक कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी, बल्कि हॉलबेल अंग्रेजी कंपनी को जो है उकसाना चाहा और इसलिए जो है इस घटना का वर्णन हॉलबेल ने दिया। और जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई और अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई और इसी युद्ध से भारत में ब्रिटिशों ने अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापित किया है। किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबित हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड ये प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल और मौलिक अधिकार से रिलेटेड ये प्रश्न है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम लोग बात करें, नेशनल इमरजेंसी की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू होता है। नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधार पर लागू होता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। और जब अनुच्छेद 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है और जैसे अनुच्छेद 358 लागू होता है तो अनुच्छेद 19 में जो वर्णित 6 मूल अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। यानी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358। जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बना है? Cu, Zn और Ni, यानी कॉपर, जिंक और निकेल। इन तीनों के मिश्रण से जर्मन सिल्वर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच परसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार? तृतीय कर्नाटक युद्ध। 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अभी तुरंत बताएं। सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसीटार्ड ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया है? देखिए, सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब बना था मीर जाफर 1757 से 60 और मीर जाफर के बाद बना मीर कासिम। जब मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बना तो इस घटना को वेंसीटार्ड ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया, 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया। और मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। बंगाल की राजधानी की अगर आप बात करेंगे तो बंगाल पहले मुगलों के अधीन था। जब बंगाल मुगलों के अधीन था तो बंगाल की राजधानी थी ढाका। बाद में बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हुआ और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना जब हुई तो बंगाल की राजधानी बनी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। आगे चल करके बंगाल की राजधानी बनी मुंगेर और बंगाल की राजधानी को मुंगेर बनाया मीर कासिम ने। यह बंगाल की राजधानी का क्रम है। इसमें से एक बात आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया है और वह यह पूछा गया है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो उसका उत्तर हो जाता मीर कासिम। किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट को उनके विजय अभियान को लेकर याद किया जाता है। जिस प्रकार से नेपोलियन को अपने जीवन में अधिकतर विजय ही मिला है, उसी प्रकार से सिख शासक
पंजाब के सिख शासक रंजीत सिंह को भी अपने जीवन काल में विजय ही मिला है अधिकतर युद्धों में। उनके विजय अभियान को देखते हुए विक्टर जाकमा नामक विद्वान ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया है। और रंजीत सिंह जब तक जीवित रहे तब तक पंजाब की तरफ अंग्रेजों का हिम्मत नहीं हुआ कि वो आंख उठा करके देखे। लेकिन जब रंजीत सिंह का 1839 ईस्वी में निधन हो गया तो रंजीत सिंह के निधन होने के 10 वर्षों के भीतर 1849 ईस्वी जाते जाते अंग्रेजों ने पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यह भी प्रश्न आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ है, पंजाब का विलय अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया है? तो 1849 में, और लॉर्ड डलहौजी ने किया है। तो विक्टर जाकमा। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? भारतीय शासकों में टीपू सुल्तान हुए। टीपू सुल्तान आधुनिक पद्धति के तहत विदेशों में अपना दूतावास स्थापित किया था, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की अगर हम लोग बात करें तो टीपू सुल्तान सिर्फ इतना नहीं किए, टीपू सुल्तान बहुत कुछ किए। टीपू सुल्तान कई भाषाओं के जानकार थे। टीपू सुल्तान नया मुद्रा चलाया, नई उपाधि धारण किया, नया कैलेंडर जारी किया और भी बहुत कुछ किया। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। और हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों के मदद से किया था। ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुआ था? सिराजुद्दौला के समय। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है और किस संधि के तहत समाप्त हुए हैं? इसमें एक प्रश्न आपके बिहार एसआई एग्जाम 126 पोस्ट एक्साइज प्रीलिम्स में पूछा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई है? इसमें एक पूछा हुआ है। देखिए, अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध को इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो 1767 से 69। इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुई है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के तहत हुई है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुई है। और फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, और इस युद्ध की समाप्ति कोई संधि के तहत नहीं हुई है, बल्कि इस युद्ध के बाद मैसूर को अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है यह 1792 में हुई है। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ही अंग्रेजों को जीत मिली थी। और जब कॉर्नवालिस के नेतृत्व में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिली थी तो कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जब आप भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ते हैं तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर में स्थित विशाल मैदान। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, जब आप प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं तब भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होता है। भारत में जितने भी चट्टान है, सभी चट्टानों में अगर देखा जाए तो भारत का जो प्राथमिक और मूल चट्टान है, भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान है आर्कियन क्रम का चट्टान। कहा जाता है कि आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, अपर्दन का मतलब टूट फूट, निक्षेपण का मतलब जमा होना। जब आर्कियन क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो धारवार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और धारवार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उससे कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। यानी एडी के भी यानी 3, 4, 1, 2।
भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ है? क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। देखिए क्या था जानते हैं? जैसे आज से करोड़ों वर्ष पहले सब स्थलखंड यानी सब महादेश आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जाकर उसमें विखंडन होना शुरू हुआ। तो आज से करोड़ों वर्ष पहले जब सभी स्थलखंड आपस में जुड़ा हुआ था तो उसे नाम दिया गया था पेंजिया। और पेंजिया में जब विखंडन हुआ यानी पेंजिया में जब टूट फूट हुआ तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बना। अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया महादेश आता है। और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच की जलराशि को क्या कहा गया? यानी पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच जो जलीय भाग था उसे कहा गया तेथीज सागर। तेथीज सागर। तेथीज सागर। कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? खनिज संसाधन। खनिज संसाधन मतलब क्या? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, ये सब खनिज संसाधन। तो कौन ऐसा चट्टान है जो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न है? तो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न है धारवाड़ क्रम का चट्टान। धारवाड़ क्रम का चट्टान। और भारत में जहां पर भी धारवाड़ क्रम का चट्टान है वहां पर सोना चांदी ये सब मिलेगा। या बिहार राज्य में जहां पर भी धारवाड़ क्रम का चट्टान है वहां पर सोना चांदी मिलेगा। जैसे जमुई, नवादा जैसे जिला में धारवाड़ क्रम का चट्टान है तो वहां पर सोना चांदी मिलने की संभावना है और जमुई से मिला भी है। कर्नाटक में धारवाड़ क्रम का चट्टान है तो कर्नाटक में सोना का बहुत सारा खान है, समझ गए? तो धारवाड़ क्रम का चट्टान। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? देखिए महाद्वीपीय, महाद्वीप या महादेश एक ही बात न होता है। महाद्वीप या महादेश अपनी उत्पत्ति स्थल से खिसका है अपने अपने स्थान से। तो एक भूगोल बेता हुए अल्फ्रेड वेगनर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ही जो है आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। सब जगह भारत का मानचित्र लगा दिया। पढ़ता उड़ता नहीं जी है? कुछ नहीं समझ में आता है। मतलब ये सबको पूरा पढ़े लिखा फ्री किए हुए हैं। आधा दिन काम करता, आधा दिन मोबाइल चलाता है। मोबाइल छीन ले, सुन रहा है, बढ़िया बात बढ़िया थोड़े लगता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान जो है यह भी अपने आप में मूल चट्टान है यह। भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी चट्टान की अगर हम लोग बात करें तो आर्कियन क्रम का चट्टान। और अगर भारत का सबसे नवीनतम यानी नया चट्टान के है तो गोंडवाना क्रम का चट्टान। और जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है ना जी, गोंडवाना क्रम का चट्टान अगर देखा जाए तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत तथा विश्व का वैसा कोई भी भूभाग जहां पर गोंडवाना क्रम का चट्टान है वहां पर कोयला होगा। भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमुकीय सेल समूह किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना क्रम का चट्टान। गोंडवाना। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है जानते हैं? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। जैसे भारत पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ। तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है 106 किलोमीटर। इसके बाद भूटान के साथ 699 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। इसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर। और इसके बाद बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। यही होगा।
आगे बढ़ना जाए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए, जैसे आज लोकसभा है, राज्यसभा है ना? केंद्रीय स्तर पर लोकसभा है और राज्यसभा, राज्य स्तर पर विधानसभा है और विधान परिषद। केंद्रीय स्तर पर विधायिका के 2 सदन होंगे। ये प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में किए गए हैं। मतलब भारत में लोकसभा राज्यसभा होंगे, ये प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में किए गए हैं। फिर राज्य स्तर पर राज्य विधायिका के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद होंगे। यह प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। अब आप देखिएगा कि जैसे आज लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में वर्तमान में तो 543 को सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन पहले 543 निर्वाचित सदस्य, 2 मनोनीत होता था। राज्यसभा में 245 में से 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य होता था। तो अब 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान था? एक तो पहली बात यह है कि जैसे आज लोकसभा में 543 को सदस्य है, वैसे ही पहले लोकसभा के स्थान पर केंद्रीय विधानसभा होता था। इसमें सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 145। 145 में से 101 को निर्वाचित होता था। बाद बाकी बच कितना रहा है? 44 को होता था मनोनीत। तो केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित होने का जो प्रावधान किया गया था 101 सीटों पर। 101 सीटों पर आंसर हो जाएगा 101। अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। अगस्त घोषणा। अगस्त 1917 में आया है और यह घोषणा इस समय के भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। और अगस्त घोषणा में ही यह घोषणा किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य यह है कि धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करे। और इसी अगस्त घोषणा को लेकर पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में 1918 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी है। वही कांग्रेस में पहली बार फूट 1907 में पड़ी है। मैकडोनाल्ड अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932। यह घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यह घोषणा किया गया था। और इस घोषणा के तहत दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया है और यह प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा रखा गया है, लेकिन कांग्रेस ने कहा यह लॉलीपॉप है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, नहीं मानेंगे हम। वेवेल योजना 1945, लॉर्ड वेवेल के द्वारा यह योजना रखी गई। तो इसका क्रम हो जाएगा 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1 अप्रैल 1935। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यानी गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसमें एक भारतीय सदस्य को शामिल किए जाने का प्रावधान कौन अधिनियम में किया गया था? यह प्रावधान 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। और इस अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। यही केंद्रीय विधानसभा आज लोकसभा कहलाता है और यही राज्य परिषद आज राज्यसभा कहलाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। 1935। वही राज्य में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई है। और राज्य में द्वैत शासन की समाप्ति 1935 के तहत हुई है और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत 1935।
महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? महिलाओं को देखिए, किसी भी देश में प्रारंभ में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। भारत में भी प्रारंभ में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। और पहली बार भारत में चुनाव में महिला मतदान कब किया है जानते हैं? 1926 में, 1926 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया है? ये आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली की शुरुआत 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया है। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली क्या है? संप्रदाय का मतलब धर्म, निर्वाचन का मतलब चुनाव, मतलब अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग चुनाव। तो पहली बार मुसलमानों के लिए अलग चुनाव का प्रावधान 1909 में किया गया था और वहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई मानी जाती है। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रणेता माना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। यह भी आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई है 1919 के तहत? 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वह कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड करवाया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की है? भारतीय सांविधिक आयोग कहिए या साइमन आयोग कहिए, बात बराबर है। तो साइमन आयोग या भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किया था सर जॉन साइमन ने। और यह भारतीय सांविधिक आयोग या साइमन आयोग 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, जिस वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और इसमें सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी वजह से जब साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ तो साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया गया और साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। और साइमन कमीशन आयोग में जो 7 सदस्य थे उसमें सर जॉन साइमन हो गए, लेन फैक्स हो गए, केडेगन हो गए, ये सब जो है 7 सदस्य में शामिल था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, मतलब लागू किया गया। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश अधिनियम के अंतर्गत की गई है? 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इस प्रावधान के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई है और आजादी के बाद यही संघीय न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट कहलाया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। और यह योजना 3 जून 1947 को आई है। 3 जून 1947 को आई है, समझ गए? और इसी वजह से इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। 3 जून की योजना भी कहा जाता है। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट कौन सा है? कंचनजंगा। कहां है ये? सिक्किम में। यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया? ताजमहल ना? ताजमहल भी है, आगरा का किला भी है, अजंता भी है। हाँ समझ गए, ये सब है। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइट है? वर्तमान स्थिति तक यूनेस्को में शामिल भारत के टोटल 43 स्थल है, 43 साइट है, 43। और यूनेस्को में सबसे ज्यादा साइट्स किस देश के शामिल है? इटली के शामिल है। इटली के कितना? 59, 60 हो गया। हाँ, इटली का सबसे ज्यादा स्थल शामिल है। तो 39वीं धरोहर कौन सी है भारत की? 40वीं कौन सी है? 41वीं कौन सी है? 42वीं कौन सी है? और 43वीं कौन सी है? 39वीं है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर है, यह तेलंगाना में शिव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। 40वां है धोलावीरा, गुजरात में है। 41वां है शांति निकेतन,
ये है पश्चिम बंगाल में, और 42वां है होयसल, हाँ वही कर्नाटक में है, और 43वां है असम का मोईदम, असम में है। असम में एक अहोम वन शासन करता था ना, उसी का पूरा स्थल है मोईदम, समझ गए, जो कि 43वां धरोहर स्थल है भारत का, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब ये हो गया।